सो हे हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं यूनिट एंड मेजरमेंट का। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट था वो तो देखिए, यूनिट एंड मेजरमेंट में पहले मैंने बेसिक्स आपको बता दिया था कि यार यूनिट एंड मेजरमेंट क्या होता है। ठीक है, कुछ डिराइव्ड क्वांटिटी के बारे में भी मैंने आपको बताया था और डायमेंशन के बारे में भी बताया था। डायमेंशन का बेसिकली 3 वीडियो मैंने सेपरेटली अपलोड करा है, अगर आपको अच्छे से डायमेंशन समझना है तो। डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डायमेंशन ऑफ मैकेनिक्स और डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिज्म। इसमें आप डायमेंशन को और अच्छे से समझ सकते हैं। तो सर हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे क्या? तो देखिए, हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे एक्यूरेसी, प्रिसिशन, आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है, फिर उसके बाद एरर। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो यूनिट एंड मेजरमेंट के मतलब पार्ट 2 में आते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग यही सारा चीज क्लियर करेंगे। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं इस शानदार से लेक्चर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, अभी हम लोग बात करने वाले हैं अपना प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और उसके बाद देखने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। मतलब डायमेंशन जो हम लोग सीख रहे हैं इसका क्या एप्लीकेशन है, क्या यूज है, और उसके बाद देखने वाले इसका लिमिटेशन। लिमिटेशन मतलब कि कहाँ पे इसको हम यूज नहीं कर सकते, कहाँ पे इसको हम लगा नहीं सकते। तो सबसे पहले समझते हैं यार प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है क्या। तो देखो, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को समझने के लिए ना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस सिंपल इस तरह समझो। आपने तराजू देखा है ना, मैं हिंदी वर्ड का यूज कर रहा हूँ, तराजू। तराजू जो होता है जिसमें क्या होता है, एक साइड जितना वजन रहता है उतना ही दूसरे साइड रहता है। तो कुछ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी अपना ऐसा ही है। मतलब सर कुछ ऐसा होगा कि इधर वाला चीज इधर इक्वल होना चाहिए। हाँ, तो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं डायमेंशन। तो हम लोग क्या बोल देंगे कि हाँ भाई, जो लेफ्ट साइड का डायमेंशन होगा वो राइट साइड के डायमेंशन के अगर इक्वल होता है, ठीक है, मैंने लेफ्ट साइड ऑफ द डायमेंशन इज इक्वल टू द राइट साइड ऑफ द डायमेंशन, इज बेसिकली कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो क्या है, इट स्टेट दैट डायमेंशन ऑफ ऑन बोथ साइड ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन मस्ट बी सेम। वही चीज बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि डायमेंशन ऑन बोथ साइड। जैसे मान लो कोई भी इक्वेशन ले लो आप, जैसे कि v इज इक्वल टू यू प्लस 80, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। चाहे आप एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ले लो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो होता है, तो आप एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लो, चाहे कोई भी इक्वेशन लो, उसमें क्या होता है कि लेफ्ट साइड का जो भी डायमेंशन बन रहा है वो राइट साइड के डायमेंशन के सेम होना चाहिए, माने बोल सकते हो बराबर होना चाहिए। ठीक है, अगर इधर LT-1 आ रहा है तो इधर भी LT-1 आना चाहिए, इधर अगर LT-2 आ रहा है तो इधर भी LT-2 आना चाहिए। ठीक है, अब इसको आगे देखते हैं तो और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो पहला डेफिनेशन आपने ये समझा, इट स्टेट दैट, ये कहता है डायमेंशन ऑन बोथ साइड, डायमेंशन ऑन दोनों साइड, फिजिकल इक्वेशन मस्ट बी सेम। उस वक्त फिजिकल इक्वेशन जो होगा मस्ट बी सेम। अच्छा, यहां पे एक चीज बोला फिजिकल इक्वेशन। फिजिकल इक्वेशन का मतलब क्या होता है भी समझेंगे। देखो, होता क्या है कि आपके दिमाग में ये चीज चला गया कि दोनों साइड के डायमेंशन सेम होने चाहिए। तो आप अब होगा क्या है कि एक साइड में 2 LT-1 आएगा, एक साइड में 1 LT-1 आएगा। तो आप कंफ्यूज हो जाएगा, सर इधर तो 2 LT-1 आ रहा है, इधर 1 LT-1 आ रहा है, क्या दोनों सेम है? ठीक है, आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगा। तो अभी थोड़ा सा समझते हैं कि फिजिकल इक्वेशन क्या होता है, फिर धीरे धीरे आराम से क्लियर होगा। अच्छा, उसके बाद दूसरा पॉइंट देखते हैं, 2 और मोर फिजिकल क्वांटिटी। ये पॉइंट भी समझना जरूरी है, ये भी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अंदर आता है। पहला चीज क्या होता है, लेफ्ट का डायमेंशन और राइट का डायमेंशन सेम होना चाहिए। ठीक, दूसरा चीज क्या होता है कि अगर 2 और 2 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी है और उसको आप कर रहे हैं ऐड या फिर उसको आप कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट, इफ एंड इफ ओनली देयर डायमेंशन आर सेम, उसको तभी आप बोल सकते हो, तभी आप उसको ऐड कर सकते हैं जब उसका डायमेंशन सेम होगा, या फिर तभी आप उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब उसका डायमेंशन सेम होगा। तुम कॉमन सेंस वाली बात सोचो ना यार, कि अगर मैं तुम्हें बोलूंगा कि आपके पास 15 मीटर का एक वायर है, ठीक है, 15 मीटर का एक वायर है, लेंथ कुछ भी, और उसको मैं बोलूंगा कि 10 kg से माइनस कर दोगे, तो बोलोगे क्या सर पागल हो गए क्या, 15 मीटर को मैं कैसे माइनस कर दूं 10 kg से? ठीक है, दिमाग में तो आएगा ना यार कि मीटर वाला चीज केजी से कैसे माइनस कर दे, बिकॉज ऑफ डायमेंशन। तो जब भी हम किसी चीज को ऐड करते हैं तो सेम क्वांटिटी की चीज को ऐड करते हैं, और जब भी हम किसी चीज को घटाते हैं तो सेम क्वांटिटी की चीज को घटाते हैं। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा सा दिमाग को खोलते हैं। मान लीजिए कि अगर हम 2 सेम क्वांटिटी को घटाते हैं, जैसे कि मान लो एक 15 मीटर का लेंथ है, एक 10 मीटर का लेंथ है, अगर इसको हम घटाते हैं तो आता तो 5 मीटर है, लेकिन अगर डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन तो वही चीज हो जाएगा ना। जैसे 15 मीटर के लिए अगर हम लोग देखें, सिंपल से सोचो, अगर हम 15 मीटर के लिए देखें, थोड़ा सा मैं टॉपिक के अंदर जा रहा हूं, 15 मीटर के लिए देखें या फिर 10 मीटर के लिए देखें, आता क्या है 5 मीटर। तो ये तो भाई मैग्नीट्यूड है, लेकिन अगर हम केवल डायमेंशन की बात करें तो देखो यहां भी डायमेंशन मीटर, यहां भी मीटर, यहां भी मीटर, माने माइनस करने के बाद भी आपका क्या आता है, मीटर आता है।
बात समझ रहे हो? अगर इधर आपने मीटर से मीटर को माइनस करा तो भी मीटर आएगा, या फिर मीटर से मीटर को प्लस करा, जैसे सपोज दैट यहां प्लस कर दिया तो भी मीटर ही आएगा। तो यहां पे दो चीज को क्लियर रखना है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में। पहला चीज क्या कि दोनों साइड का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा, माने लेफ्ट साइड ऑफ द डायमेंशन इज इक्वल टू द राइट साइड ऑफ द डायमेंशन, पहला चीज। दूसरा चीज क्या कि अगर हम किसी भी इक्वेशंस में अगर हम किसी चीज को जोड़ते हैं तो दोनों का क्वांटिटी सेम होना चाहिए, ठीक है? क्वांटिटी माने अगर अगला चीज लेंथ है तो उसके साथ लेंथ ही जुड़ेगा, ठीक है? अगर मास है तो उसके साथ मास ही जुड़ेगा, टाइम है तो उसके साथ टाइम ही जुड़ेगा या फिर घटेगा, ठीक है? अब जैसे देखो यहां पे हमने एक पॉइंट वाइज आपको समझाने की कोशिश करी है कि देखिए अगर आपके पास लेंथ है, ठीक है, L फॉर लेंथ, तो अगर लेंथ है, लेंथ को लेंथ से जोड़ते हैं तो क्या आता है, बेसिकली लेंथ ही आता है, या फिर लेंथ को लेंथ से घटाते हैं तो क्या आता है, बेसिकली लेंथ ही आता है। अगर लेंथ को मास से जोड़ना चाहें तो कैन नॉट बी एडेड, कभी भी एडेड नहीं हो सकता है। अच्छा, अब थोड़ा सा और आपका क्लियर करते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी थ्रू द इक्वेशन, माने हम लोग एक इक्वेशन का यूज करके आपको समझाते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कैसे होगा। और आप लोग अपने घर में प्रैक्टिस करना, 2-3 इक्वेशन अपने से लिख लेना और कोशिश करना कि मैं इस पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को सेट कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है? देखो, कंसीडर इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस 80। हमने एक इक्वेशन रखा v इज इक्वल टू यू प्लस 80। हमने क्या पढ़ा है कि डायमेंशन ऑफ लेफ्ट साइड इज इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ राइट साइड, यही चीज पढ़ा है ना? तो हम लोग क्या करेंगे, जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में क्या है जी, v। आप लोगों ने भी डायमेंशन निकालना सीखा है, प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा है तो देख के आना, ठीक है? प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा होगा कि भी जो होता है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट मीटर और टाइम का सेकंड, तो डायमेंशन उसका LT-1 आता है। तो बेसिकली यहाँ पे m0 LT-1 डायमेंशन ऑन लेफ्ट साइड भी के लिए, ठीक है? अच्छा, u के लिए, u भी तो एक तरह का वेलोसिटी है ना, तो उसका भी डायमेंशन m0 LT-1 हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, एक्सीलरेशन के लिए देखो m0 LT-2 हो जाएगा एक्सीलरेशन के लिए, क्योंकि होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हो जाएगा LT-2। अच्छा, जो t है t मल्टीप्लाई में है तो m0 L0 t, ठीक है? तो अब यहां पे देखो, यहां तो हो गया LT-1, यहां भी हो गया LT-1, लेकिन यहां पे देखिए यहां पे क्या होगा, LT-2 था और यहां पे t पे खाली पावर था, m0 L0 ये तो खत्म, खाली t था, तो यहाँ पे t पे पावर 1 था, तो -2 + 1 बेसिकली क्या हो जाएगा, -1। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे LT-1 यहाँ एक बार आ गया, फिर देखो LT-1 यहाँ एक बार आ गया। तो अब बच्चा सोचेगा सर होना चाहिए था सेम, डायमेंशन ऑन लेफ्ट साइड इज इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ राइट साइड, तो सेम होना चाहिए ना, यहाँ तो 2 बार आ गया। तो फिर ये इस चीज को याद करो कि अगर हम लेंथ को लेंथ से जोड़े तो क्या आता है, लेंथ ही आता है ना। तो वही LT-1 और LT-1 को अगर आप जोड़ते हो तो क्या आएगा, LT-1 ही आएगा ना, ठीक है? तो यही चीज को समझना होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो पढ़ तो लेते हैं ये चीज कि डायमेंशन ऑन लेफ्ट साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट साइड, करते भी है, लेकिन जब वो इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं ना, जैसे बोल देता है कि एक एग्जांपल देके समझाओ, तो जब वो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उनका कुछ इस तरीके का आ जाता है, वो डर जाते हैं, अरे यार यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 आ गया। अभी आपने जस्ट पढ़ा है कि अगर हम एक ही डायमेंशन की चीजों को जोड़े या घटाए तो वही डायमेंशन आता है। तो ये बेसिकली डायमेंशन है यार, मैग्नीट्यूड नहीं है। डायमेंशन मतलब समझ रहे हो ना, एक तरह का यूनिट, एक चीज को समझाने के लिए हम लोग एक डायमेंशन लेके चल रहे हैं। तो इसको अगर आप जोड़ो तो वही चीज आएगा, ठीक है? इतना तो हमको लगता है मे बी समझ में आ गया होगा, ये कॉमन सेंस वाली चीज थी। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर से एक बार बैक जाके देख लेना। तो गाइस अब हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। यार एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस का मतलब क्या होता है? एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस का मतलब होता है कि हम लोग डायमेंशन को यूज कहां करते हैं। तो देखिए डायमेंशन को बेसिकली 3 जगह यूज किया जाता है, बस 3 पॉइंट को अच्छे समझना। टू फाइंड करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन, कोई भी फिजिकल इक्वेशन का करेक्टनेस को चेक करने के लिए। जैसे मान लो कि किसी ने ये वाला इक्वेशन दिया v = u + 80, अब इसको हमको चेक करना है कि ये करेक्ट है कि नहीं है। तो करेक्ट है नहीं है, इसको चेक करने के लिए क्या करना होगा, भाई इधर वाला जो डायमेंशन आ रहा है उधर ही इधर इस साइड भी डायमेंशन वही होना चाहिए। अगर ऐसा है तो सच में ये करेक्ट है, नहीं है तो करेक्ट नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि फिजिकल क्वांटिटी को, फिजिकल इक्वेशंस को करेक्ट माने करेक्टनेस चेक करने के लिए कि वो सही है कि नहीं, हम लोग इसका यूज करते हैं। दूसरा, कन्वर्ट करने के लिए फिजिकल क्वांटिटी को फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, माने अदर सिस्टम में, जैसे एक सिस्टम से अदर सिस्टम, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा वेलोसिटी से एक्सीलरेशन में कन्वर्ट करने के लिए जो उससे रिलेटेड टर्म्स होते हैं, उसमें कन्वर्ट करने के लिए भी हम लोग किसका यूज करते हैं, डायमेंशन का यूज करते हैं, ठीक है। तीसरा, एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन किसके, रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी, जो रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी होता है उसके बीच में एक रिलेशन डेवलप करते हैं हम लोग। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक्सीलरेशन बेसिकली क्या होता है, वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वेलोसिटी का भी अपना एक डायमेंशन है,
टाइम का भी अपना एक डायमेंशन है। अब ये दोनों को रिलेट कौन करता है? एक्सेलरेशन रिलेट करता है। तो इस तरह से जो रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी होते हैं उससे हम लोग डायमेंशन के थ्रू रिलेट कर पाते हैं। अगर हम लोग रिलेट नहीं कर पाते तो आज हम लोग इतना सारा जो डेराइव्ड यूनिट्स पढ़ते हैं वो शायद हम लोग निकाल पाते। ना हम लोग प्रेशर का निकाल पाते ऐसा यूनिट डायमेंशन, ना हम लोग फोर्स का निकाल पाते, ऐसे बहुत सारे क्वांटिटी, जैसे ना मोमेंटम हो पाता, कुछ नहीं हो पाता। तो डायमेंशन के वजह से ही हम लोग फिजिकल इक्वेशन को चेक कर पाते कि ये फिजिकल इक्वेशन सही है कि नहीं है। दूसरा, उसको वन यूनिट से दूसरे यूनिट में चेंज कर पाते हैं, ठीक है। और तीसरा, उनके बीच में एक रिलेशन एस्टैब्लिश कर पाते हैं कि भैया सीजीएस इतना, सीजीएस में इतना एमकेएस होगा या इतना एमकेएस में इतना ऐसा ही होगा, और रिलेशन देख पाते हैं कि हाँ एक्सीलरेशन का ये फार्मूला बनेगा, प्रेशर का ये फार्मूला बनेगा, फोर्स का ये फार्मूला बनेगा, ठीक है। होप कि आपको 3 पॉइंट समझ में आया होगा। और ये जनरली टीचर्स बताते नहीं, तो मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम में यही सारे पॉइंट्स आते हैं, ठीक है। आपके डिप्लोमा के एग्जाम में बेसिकली यही पूछता है, क्योंकि सब बच्चा को पता है डायमेंशन कैसे निकालते हैं। अगर यूनिट एंड मेजरमेंट वो पढ़ रहा तो उसको पता है डायमेंशन कैसे निकालते हैं, उसको पता है यूनिट क्या होता है, लेकिन पूछ देगा कि एप्लीकेशन बताओ, डायमेंशन एनालिसिस का एप्लीकेशन क्या होगा, तो बच्चा फंस जाता है। अरे यार एप्लीकेशन पढ़े ही नहीं थे, टीचर पढ़ाया ही नहीं था। लिमिटेशन पूछ देगा कि डायमेंशन का लिमिटेशन बताओ। अब तुम सोचोगे डायमेंशन का लिमिटेशन क्या हो सकता है? डायमेंशन तो एक तरीका है जिससे हम लोग किसी भी चीज का डायमेंशन निकालते हैं। अब इसका लिमिटेशन देखो, लिमिटेशन क्या हो सकता है, इसको हम कहां अप्लाई नहीं कर सकते? तो देखो, कैन नॉट फाइंड रिलेशन ऑफ फॉर्मूला मोर देन 3 फैक्टर्स। ये मोर देन 3 फैक्टर, ये 3 फैक्टर से ज्यादा पे हम लोग फॉर्मूला नहीं निकाल पाते। कौन कौन सा 3 फैक्टर? मास, लेंथ, टाइम। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा जब भी हम डायमेंशन पढ़ते हैं तो MLT पढ़ते हैं, है ना। और फंडामेंटल के तो अलग हो जाता है, जैसे करंट का, एम्पियर का तो ए ही लिखा जाता है, वो पिछले वाले लेक्चर में मैंने बताया था। तो अगर हम देखें तो 3 फैक्टर का जो डायमेंशन होता है MLT के टर्म में ही हम लोग इसका डायमेंशन कर सकते हैं। ये भी एक लिमिटेशन है, इससे आगे हम लोग डायमेंशन नहीं कर सकते। अगर आगे हम लोग करते तो हमारा जो डायमेंशन होता ना, ऐसा लगता है कि गाड़ी का नंबर है MLTAF, बहुत सारा चीज आते रहता है। तो हम लोग बेसिकली 3 ही चीज पे करते हैं, ओके। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या होता है? कैन नॉट डिराइव फॉर्मूला कंटेनिंग टिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यहां देखना, टिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिदमिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आपने कभी सुना है क्या कि टिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डायमेंशन होता है? कभी आपने सुना है कि साइन थीटा का कोई डायमेंशन है? नहीं सुना होगा, ठीक है। हाँ, थीटा का भी डायमेंशन सुना है क्या? नहीं, थीटा का भी नहीं सुना होगा। हाँ, लेकिन थीटा का ऐसा यूनिट आपने सुना होगा, रेडियन या स्टेरेडियन या डिग्री, ऐसे करके सुना होगा, लेकिन उसका डायमेंशन नहीं होता। तो टिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डायमेंशन नहीं होता है, लॉगरिदमिक फंक्शन का डायमेंशन नहीं होता है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डायमेंशन नहीं होता है। नहीं होता है मतलब उसका हम डायमेंशन निकाल ही नहीं पाते, वो बेसिकली लिमिटेशंस के अंदर आता है कि हाँ भैया डायमेंशन का ये लिमिटेशंस है। तीसरा, आपने देखा होगा कि कोई भी नंबर जैसे 4, 5, 10, 15, कुछ भी, कोई भी नंबर, उसका डायमेंशन कभी होता है क्या? नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता? क्योंकि हम लोग डायमेंशन निकाल ही नहीं पाते यार, उसमें डायमेंशन है ही नहीं, ठीक है। तो डायमेंशन बेसिकली क्या है, आप लोग सबको पता है कि जब भी हम किसी भी चीज को मास, लेंथ, टाइम के रिस्पेक्ट में अगर चीजों को निकाल के दिखाए तो वही डायमेंशन होता है। तो नंबर का तो ये सब चीज होएगा ही नहीं, क्योंकि नंबर के अंदर ना मास है, ना लेंथ है, ना टाइम है, ठीक है। वो तो एक क्वांटिटी है, वो तो एक मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो इट गिव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट प्योर नंबर। यही चीज था आपका जो लिमिटेशन था, और यही चीज था जो आपका एप्लीकेशन था और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आया होगा, और अगर समझ में आ गया है तो जल्दी से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, और नहीं अगर समझ में आया तो पॉज करके फिर से बैक जाके देखो, और फिलहाल ले लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे मूव करते हैं। सो गाइज, अभी हम बात करने वाले हैं एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन के बारे में, जो कि मोस्ट टीजिंग टॉपिक है आपके लिए। बहुत सारे बच्चों का होता है कि यार एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन का डिफरेंस समझ में ही नहीं आता। जब मैं भी 11th में था तो मेरे को भी लगता था कि एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन बेसिकली एक्चुअली में है क्या, ठीक है। मैंने भी एक टाइम पे इसके बारे में गूगल करा था कि एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, प्रेसिशन का मतलब क्या होता है। तो सिंपली आप भी अगर गूगल करते हो ना, तो एक्यूरेसी का मतलब आएगा शुद्धता, और प्रेसिशन का मतलब भी आएगा शुद्धता। मतलब यार ये दोनों चीज एक ही चीज है क्या? और इसको क्यों पढ़ाया जा रहा है आपको इस चैप्टर में, यूनिट एंड डायमेंशन वाले चैप्टर में क्यों पढ़ाया है एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन? तो सुनो ध्यान से। जब हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन में नेचर को खोज रहे थे, तो नेचर को खोजते खोजते हम लोगों ने क्या खोजा? सबसे पहले मेजरमेंट करा तो हम लोग यूनिट खोजे। अब यार यूनिट जो खोजे, जैसे हम लोगों ने यूनिट खोजा कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। अभी आप लोग को पढ़ा दिया जाता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, आप लोग पढ़ते भी हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। लेकिन आपने कभी सोचा है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर कितना एक्यूरेट है? आपने कभी सोचा है कि ये एक्चुअली में एक्यूरेट है कि नहीं?
समझ रहे बात को? तो यहां पे उस चीज को रखने के लिए साइंटिस्ट लोग क्या चीज किया, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, माने किसी भी चीज का करेक्टनेस को पता करने के लिए कि भाई ये इसके इक्वल है कि नहीं है, उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दो मेथड, माने उसका शुद्धता, उसका जेनेरिक मतलब पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन का अप्लाई करते हैं। तो एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन सबसे पहले तो ये समझिए कि ये एक मेथड्स है, ठीक है। एक्यूरेसी एक मेथड है, प्रिसीजन एक मेथड है, ठीक है। एक्यूरेसी में हम लोग क्या करते हैं, एक्यूरेसी में भी हम लोग मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। हम लोग वैल्यूज का मतलब किसी भी चीज का वैल्यू निकालते हैं, और प्रिसीजन में भी हम लोग क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। तो देखो एक्यूरेसी में क्या होता है, एक्यूरेसी में हम लोग स्केल्स का यूज करते हैं, ठीक है, मशीन्स का यूज करते हैं, टेक्निकली जाते हैं। और प्रिसीजन का मतलब होता है अंदाजा, हम लोग अंदाजा लेते हैं, बार बार टेस्ट करते हैं और जो चीज रिपीट होते जाता है उसको रख देते हैं, ठीक है। तो अब जैसे मान लो हमारे सामने हमारे पूरे एनवायरनमेंट में क्या है, बहुत सारा चीज है। तो बहुत सारे चीज में कुछ ऐसा चीज होता है जिसको हम लोग स्केल से नाप पाते हैं, लेकिन कुछ ऐसा चीज होता है जिसको हम लोग स्केल से नाप नहीं पाते हैं। तो भाई उसको कैसे मेजर करें, कैसे पता करें, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रिसीजन करते हैं। प्रिसीजन माने एक जो रिपीट वैल्यू आता है उस चीज को देख के प्रिसीजन कर देते हैं। जैसे कि आज आप लोग देख रहे हैं कि 365 दिन के बाद हमारा एक साल कंप्लीट हो जाता है। तो ये कोई एक्यूरेट वैल्यू नहीं है कि लोगों ने इसको नापा है, नहीं नापा नहीं, हम लोगों ने इसको बार बार रिपीट होते हुए देखा है, तो हम लोग प्रिसाइज कर लेते हैं। इस पर ज्यादा बात नहीं करते, अब टॉपिक्स पॉइंट्स को देखते हैं, तब और अच्छे से आपका क्लियर होते जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो एक्यूरेसी क्या है, तो देखिए एक्यूरेसी इज द एग्रीमेंट ऑफ रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट विथ ट्रू वैल्यू ऑफ मेजर क्वांटिटी। मतलब जैसे मान लो कोई भी ट्रू वैल्यू है मेजर क्वांटिटी का, उसमें उसका जो रिजल्ट आ रहा है, जैसे मान लो किसी भी चीज का हमने मेजरमेंट करा, तो उसका मेजरमेंट करने पे अलग अलग रिजल्ट आएगा। पहली बार में कुछ रिजल्ट आया, दूसरी बार में कुछ रिजल्ट आया, तीसरी बार में कुछ रिजल्ट आया, तो अलग अलग रिजल्ट आया। अब वो जो अलग अलग रिजल्ट आया उस पर एक एग्रीमेंट बनेगा, ठीक है। एग्रीमेंट किसके द्वारा बनेगा, तो बहुत सारे साइंटिस्ट के द्वारा बनेगा। उस पर एक एग्रीमेंट बना, एग्रीमेंट बन के फिक्स हो गया कि हाँ भाई अब हमको ये चीज पढ़ना है, ठीक है। जैसे मान लो हम लोगों ने पढ़ा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 सेंटीमीटर जब खोजा गया होगा तो कैसे किया गया होगा, उसको एक मेजर किया गया होगा और मेजर करने पे बहुत सारा रिजल्ट आया होगा। कभी 1 मीटर में 99.9 सेंटीमीटर आता होगा, कभी 1 मीटर में 98 सेंटीमीटर आता होगा, ठीक है। तो इस तरीके से मेजर किया गया, फिर उस पर एक एक्यूरेट साइंटिस्ट लोग मेजर माने एग्रीमेंट बनाया कि देखो 100 रखते हैं तो 100 रखने से न्यूमेरिकल वैल्यू वगैरह सब कुछ सही हो जाएगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड, मतलब उसका वैल्यू जो होता है, सॉरी फॉर्मूला बोल रहा हूं, वैल्यू जो होता है क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू कितना लेते हैं, 10 लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि वहां पे हम लोग मतलब न्यूमेरिकल को करने के लिए वैसा करते हैं। तो समझ रहे होगे कि एक्यूरेसी क्या है, एक्यूरेसी एक तरह का एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट कैसे, जब वैल्यू निकल के आया तो उसमें हम लोगों ने, साइंटिस्ट लोगों ने एक एग्रीमेंट बना दिया कि भैया आज के बाद से आपको यही चीज पढ़ना, इसी पे कन्वर्जन चलेगी, इसी पे काम चलेगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं प्रिसीजन क्या होता है। तो देखो प्रिसीजन इज द रिपीटेबिलिटी ऑफ मेजरिंग प्रोसेस, माने जब आप कोई प्रोसेस को कर रहे हैं तो वहां जो चीज रिपीट हो रहा है, उसी रिपीट वैल्यू में से जो चीज ज्यादा बार रिपीट हो रहा है उसी चीज को हम लोग देख के बोल देते हैं कि भैया एक प्रिसीजन है, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या, एक्यूरेसी डिपेंड ऑन लिस्ट काउंट। पहला चीज तो लिस्ट काउंट पे डिपेंड करेगा। दूसरा रेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, कि मैंने उसका इंस्ट्रूमेंट का रेंज कितना है, इससे ये समझ में आता है कि यहाँ इंस्ट्रूमेंट यूज होता है। ह्यूमन लिमिटेशन, मान लो जैसे कोई आदमी एक्यूरेसी कर रहा है और वो सो रहा है, तो क्या वो परफेक्ट एक्यूरेसी कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, तो ह्यूमन लिमिटेशन पे भी। और इन्वायरमेंटल कंडीशन, माने इन्वायरमेंट में क्या कंडीशन है, जैसे हो रहा होगा कि पहली बार जब हमने वैल्यू को मेजर करा तो वहां पे इन्वायरमेंट ठंडा था, फिर बाद में इन्वायरमेंट गर्म हो गया तो थोड़ा सा एक्सपेंशन हो गया, तो थोड़ा सा वैल्यू डिफर कर गया, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। सो गाइस आपने यहाँ पे देखा कि एक्यूरेसी में क्या हो रहा है, लिस्ट काउंट, रेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ह्यूमन लिमिटेशन, ये सारा चीज पे डिपेंड करता है। तो क्या प्रिसीजन इन सारी चीजों पे डिपेंड नहीं करेगा, प्रिसीजन भी इन सारी चीजों पे डिपेंड करेगा। क्यों, क्योंकि इसमें भी आप बार बार चीजों को रिपीट कर रहे हैं और जो वैल्यू निकल के आ रहा है उसका एक एग्रीमेंट बना के आप बोल दे रहे कि यही चीज एक्यूरेट है। और प्रिसीजन में क्या हो रहा है कि जो वैल्यू ज्यादा बार आ रहा है उसको हम लोग बोल दे रहे कि ये एक्यूरेट है। तो देखो प्रिसीजन में भी ऐसा होगा, वहां भी क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट डिपेंड करेगा। तो देखो यहां पे भी क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट डिपेंड करता है, ह्यूमन लिमिटेशन डिपेंड करता है, कंडीशन ऑफ सराउंडिंग डिपेंड करता है, ठीक है। क्योंकि ये भी बार बार रिपीट कर रहे हैं और जो चीज ज्यादा बार आता है उस चीज को मान लेते हैं प्रिसीजन, ठीक है। अच्छा उसके बाद थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या है, एक्यूरेट मेजरमेंट मे नॉट बी प्रिसाइज, ठीक है। प्रिसाइज का मतलब क्या होता है, वो भी शुद्ध है, एक्यूरेट भी शुद्ध है, लेकिन प्रिसाइज का मतलब होता है अंदाजा, लोगों के द्वारा लगाया गया अंदाजा। और माने होता है ना 3-4 बार 5 बार जो चीज आ गया उसी को बोलते हैं, ठीक है, तो प्रिसाइज हो गया।
और एक्यूरेट का मतलब कि हम लोगों ने उस पर एग्रीमेंट करके माने उसको बना करके एक्यूरेट निकाला है, ठीक है। तो एक्यूरेट मेजरमेंट में नॉट बी प्रिसाइज, माने वो प्रिसाइज नहीं भी हो सकता है, और देखा जाए तो प्रिसाइज हो भी सकता है। मान ले इधर कोई चीज का वैल्यू नापा जा रहा था, इधर मशीन से नापा जा रहा था, माने इधर मेजरमेंट वगैरह करा जा रहा था, इधर बहुत सारे लोग लगे हुए थे, और इधर वही चीज को बार बार करके देखा जा रहा था। तो दोनों वैल्यू प्रिसाइज माने दोनों वैल्यू इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इस पे देखते हैं, प्रिसाइज मेजरमेंट में नॉट बी एक्यूरेट, ये भी वही चीज बोल रहा है क्या, कि जो प्रिसाइज वैल्यू आएगा वो एक्यूरेट नहीं हो सकता है, ठीक है। और देखा जाए तो एक्यूरेट हो भी सकता है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं यहां पे फोर्थ पॉइंट क्या है, लेस इज द परसेंटेज एरर। अगर एरर बहुत कम होता है तो वैल्यू ऑटोमेटिक है कि एक्यूरेट होगा। सेम यहां भी वही चीज होगा कि अगर एरर बहुत कम होता है तो वैल्यू एक्यूरेट होगा। तो देखो यहां पे लिखा है लेस इज द परसेंटेज एरर मोर इज द एक्यूरेसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। यहां पे देखिए लेस इज द परसेंटेज एरर मोर इज द प्रिसिशन इन मेजरमेंट। यहां पे इंस्ट्रूमेंट, यहां पे प्रिसिशन, माने यहां पे अगर परसेंटेज एरर कम आ रहा है तो जो हमारा क्या बोल सकते हैं इंस्ट्रूमेंट है वो बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट है। और यहां पे अगर परसेंटेज एरर कम आ रहा है तो हम जो अंदाजा लगा रहे हैं, हम जो प्रिसिशन कर रहे हैं वो बहुत ही एक्यूरेट है, ठीक है। बात को समझ गए। अच्छा, इट कैन बी डिटरमाइन बाय द कैलिब्रेशन अगेंस्ट स्टैंडर्ड। अब ये कैलिब्रेशन अगेंस्ट स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? कैलिब्रेशन बेसिकली इस वर्ड को यूज किया जाता है टेक्निकल फॉर्म के लिए, ठीक है। तो इसको हम लोग टेक्निकली देख सकते हैं किसी भी स्टैंडर्ड के अगेंस्ट, ठीक है। मान लो मीटर के अगेंस्ट हम लोग किलोमीटर को देख सकते हैं, तो किसी भी स्टैंडर्ड के अगेंस्ट हम लोग टेक्निकली इसको इस चीज को माने एक्यूरेटली निकाल सकते हैं। और इसमें क्या होता है, इस चीज को हम लोग कंपैरेटिव टेस्ट के द्वारा करते हैं। माने एक बार हमने पहले ऐसा टेस्ट करा था, फिर अब हमने ऐसा टेस्ट करा, तो इन दोनों में क्या कंपैरिजन है उसके बेसिस हम लोग प्रिसाइज करते हैं, ठीक है। तो होप गाइस कि आपको प्रिसीजन और एक्यूरेसी समझ में आया होगा, ठीक है। एक्यूरेसी बेसिकली, एक्यूरेसी और प्रिसीजन बोथ आर सेम टर्म्स, दोनों सेम ही चीज है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। यहां पे चीज को बार बार करके करते हैं, और यहां पे क्या होता है, यहां भी बार बार करते हैं, लेकिन यहां इंस्ट्रूमेंट वगैरह बहुत ज्यादा चीज होता है, यहां पे बैठक बैठती है, यहां पे एग्रीमेंट बनता है, लेकिन यहां पे हम लोग कंपैरेटिव टेस्ट करते हैं, बार बार करते हैं, उसके बाद जो चीज निकल के आता है उसको हम लोग प्रिसीजन बोल देते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो एक एग्जांपल देता हूं, बहुत ही धाकड़ सा एग्जांपल, समझ जाओगे तो बहुत अच्छे से एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन को क्लियर कर लोगे। अभी ये एग्जांपल जस्ट मेरे दिमाग में आया, मैं सोच रहा हूं कि आप लोगों को दे दूं, ठीक है। तो देखो होता क्या है, दो तरह के डॉक्टर्स होते हैं, एक होता है झोला छाप, ठीक है, और एक होता है जो एमबीबीएस होता है। तो भाई साहब जो एमबीबीएस है उसने क्या देखा है, उसने बॉडी को टेस्ट करके जानना सीखा है, ठीक है। मतलब उसको अगर कोई बीमारी दिखता है, जैसे मान लो कोई एक पेशेंट आया, अब वो पेशेंट डायरिया का पेशेंट हो या मलेरिया का पेशेंट हो, कोई भी पेशेंट हो, पहले गया वो झोला छाप वाले के पास, ठीक है। तो झोला छाप वाला क्या करेगा, झोला छाप वाला उसका यहाँ पे आला लगाया, ठीक है, बहुत सारा चीज चेक किया, चेक करने के बाद उसको पता चला, उसको लगा कि बुखार है, वो पहली बार में नहीं पकड़ पाया डायरिया है, उसको क्या लगा बुखार है, क्यों, क्योंकि वो बार बार उस तरह के मरीजों को देखता है और देखता है कि हाँ इसका हार्ट बीट ऐसा है, हार्ट बीट का रेट ऐसा है, बॉडी गर्म है, तो मे भी बुखार होगा, बुखार का दवा चला दिया, वो ठीक नहीं हुआ, फिर आया, फिर कुछ सिम्टम्स दिखा, कफ वफ आने लगा, तो वो सोचा कि बुखार के साथ सर्दी भी है, उसका भी दवा चला दिया, फिर भी ठीक नहीं हुआ। तो वो क्या कर रहा है, वो प्रिसाइज कर रहा है, वो चीजों को देख रहा है कि अरे पहले ऐसा होता था, मैंने दूसरे क्या बोल सकते हैं उसको, दूसरे पेशेंट के साथ ऐसा देखा था, तो इसके साथ भी वही होगा, उसने कर दिया, उसने टेस्ट नहीं करा। अब यहां पे जो ये जो डॉक्टर है, जो एमबीबीएस वाला है, एक्यूरेट जो करना चाहता है, वो क्या करेगा, वो इंस्ट्रूमेंट यूज करेगा, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट यूज करेगा, वो ब्लड प्रेशर नापेगा, इंजेक्शन लेगा, ब्लड ग्रुप नापेगा, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट से यूरिन टेस्ट करेगा, सब कुछ करेगा, उसके बाद बताएगा कि हाँ भाई आपको डायरिया है, डायरिया का दवा खाइए ठीक हो जाएगा। तो वहां पे क्या है, वो ज्यादा एक्यूरेट चीज है, वो तुरंत पकड़ लिया। और यहां पे क्या है, प्रिसाइज है। प्रिसाइज माने एक ही चीज को बार बार करके जो चीज समझ में आ रहा है उसको बोल देते हैं, ठीक है। और ये प्रिसाइज कब करते हैं, जब बहुत बड़ा वैल्यू के लिए करे, ठीक है। और एक्यूरेट कब करते हैं, जब जो वैल्यू हमारे मेजरमेंट में हो सके, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्यूरेसी करते हैं। होप गाइस कि इतना समझाने के बाद आपको एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर हुआ है फिर से एक बार जाकर देखो, पक्का बता रहा हूं क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग मूव करते हैं एरर पे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है एरर, तो एरर को मिस नहीं करना और लास्ट तक देखना एरर को। इससे पहले ले लो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट। लोग आते हैं एरर पे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपके लिए। सो एरर समझते हैं कि यार एरर होता क्या है। एरर का मतलब क्या होता है, त्रुटि। त्रुटि क्या होता है, त्रुटि। तो एरर का मतलब होता है कि कमी,
मतलब जैसे समझो कि अगर कोई एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो तो बार बार कुछ ना कुछ वैल्यू जो हो रहा है छूट जा रहा है, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं एरर। तो एरर सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं यार कि एरर होता क्या है। तो देखो, एन एरर इज अ फॉल्ट। एक एरर जो होता है वो गलती होता है, वो कहीं ना कहीं से गलती होता है, या तो कनेक्शन करते वक्त गलती हो जाएगा, या रीडिंग को देखते वक्त गलती हो जाएगा, या सराउंडिंग की वजह से गलती हो जाएगा, माने कोई ना कोई गलती हो जाता है। तो एन एरर इज अ फॉल्ट विच मे अकर इवन इन अ मोस्ट केयरफुल ऑब्जर्वेशन। जब आप बहुत ही केयरफुली कोई ऑब्जर्वेशन को कर रहे हैं तो भी एक छोटा मोटा एरर रह जाता है, मतलब छोटा मोटा फॉल्ट हो जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं। ठीक है, तो एरर तो समझ में आ गया। अच्छा, अब एरर के टाइप्स क्या क्या होते हैं, तो अगर हम देखें तो एरर के बेसिकली जनरली 3 टाइप होते हैं। एक जो कि इंस्ट्रूमेंट के गलती के वजह से होगा, जिसको बोलेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर। दूसरा होता है सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर मतलब पूरे सिस्टम के वजह से, माने पूरे सिस्टम में कहीं ना कहीं या फिर पूरे सिस्टम में कोई ना एक पार्ट माने गलत हो गया, तो उसको बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर। और तीसरा होता है एक रैंडम एरर। रैंडम एरर मतलब कि उसमें किसी का भी गलती हो सकता है, इंसान का भी गलती हो सकता है, इन्वायरमेंट का भी गलती हो सकता है, सिस्टम का भी गलती हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट का भी गलती हो सकता है, माने कोई भी गलती हो सकता है। तो मेजरली कितने होते हैं, 3, इंस्ट्रूमेंटल एरर, सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल एरर किसके वजह से होता है, तो देखो नोट्स में पूरा डिटेल मिल जाएगा, फिलहाल के लिए देखो। इंस्ट्रूमेंटल एरर का मतलब ड्यू टू फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट, माने इंस्ट्रूमेंट अगर गलत है उसके वजह से रीडिंग गलत आ रहा है, तो उस तरह की चीज को हम लोग बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक है, अब रीडिंग गलत आ रहा है मतलब समझ, तो मान लो सपोज दैट आप लोगों ने देखा होगा अपने कॉलेज में वर्नियर कैलिपर से हम लोग बहुत ही छोटा छोटा बेसिकली लेंथ को नापते हैं। तो वहां पे आप लोगों को टीचर ने सिखाया होगा कि चलो इसको नापो और नाप के बताओ इंस्ट्रूमेंट कितना है, या मतलब एरर कितना है, और बताइए कि परसेंटेज एरर कितना होगा। ठीक है, तो उसमें मान लो कि वो जो वर्नियर कैलिपर वो उसका मैन्युफैक्चरिंग के टाइम ही उसमें गलती हो गया, माने कुछ फॉल्ट हो गया। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि नट बोल्ट होता है ना, जो नट बोल्ट वो कितना एक्यूरेट रहता है कि उसको अगर हम कसते जाए तो लास्ट पॉइंट तक वो कसा जाता है, लेकिन कुछ कुछ देखना नट बोल्ट क्या होता है कि वो ढीला रहेगा, ऐसे ऐसे हिलते रहेगा हल्का हल्का। तो क्यों वो ढीला है, इसका मतलब कि उसके मतलब मैन्युफैक्चर के समय ही उसके अंदर थोड़ा सा डिफेक्ट रह गया होगा, जिसकी वजह से वो ढीला रह गया। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है, ड्यू टू फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट। सिस्टमेटिक एरर क्या होता है, डिफेक्टिव सेटिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, क्योंकि ये सिस्टम का है, ठीक है, सिस्टम का डिफेक्ट जो है उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टमेटिक। तो सिस्टम का डिफेक्ट है तो इसमें किसी एक इंस्ट्रूमेंट को गलत नहीं बोल सकते, इसमें कनेक्शन करते वक्त गलत हो सकता है, या सेटिंग करते वक्त गलत हो सकता है, या हम लोग कहीं ऊपर नीचे रख देते हैं उसके वजह से गलती हो सकता है। तो पूरे सिस्टम को जब हम सेट कर रहे होते हैं उसमें कोई गलती होता है तो उसको बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर। देखो लिखा है डिफेक्टिव सेटिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जब आप इंस्ट्रूमेंट को सेट कर रहे हैं वहां कोई गलती हो जाए तो उस तरह की चीज को हम लोग बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर। अच्छा, रैंडम एरर क्या होता है, रैंडम एरर मतलब कि कभी भी हो जाएगा, एक्सपेरिमेंटल कंडीशन या ह्यूमन लिमिटेशन, माने इंसान की वजह से भी हो सकता है, एक्सपेरिमेंटल कंडीशन की वजह से भी हो सकता है, या फिर बोल सकते हो इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से भी हो सकता है। माने अचानक से एगो एरर दिख गया तो उसको उस एरर को हम लोग क्या बोलते हैं, रैंडम एरर बोलते हैं। ठीक है, जो किसी भी वजह से हो सकता है। तो अगर हम लोग इंस्ट्रूमेंटल एरर का देखें ना, तो इंस्ट्रूमेंटल एरर में जब हमारे इंस्ट्रूमेंट की वजह से एरर होगा, तो तुम ही सोचो इंस्ट्रूमेंट है, इंसान नहीं है। जैसे इंसान से गलती होता है तो क्या होता है कि पहली बार में जो गलती होता है दूसरी बार में वो गलती बढ़ भी सकता है, वो गलती घट भी सकता है। लेकिन इंस्ट्रूमेंट से अगर कोई गलती हो रहा है तो पहली बार में जो गलती हुआ है मे भी वो दूसरी बार में वही गलती करेगा। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंटल एरर में क्या होता है कि कांस्टेंट एरर देखने को मिलता है। ठीक है, मान लो जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट है वो खराब है, ठीक है, अब उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, मेजर ले रहे हैं, हम लोग अपना पूरा फोकस किए हुए हैं, एनवायरनमेंट का कंडीशन सब कुछ सही से रख के एकदम बहुत अच्छे से फोकस किए हुए हैं। अगर इंस्ट्रूमेंट ही खराब है तो क्या देगा वो, बार बार एक गलत चीज गलत वैल्यू देते जाएगा, तो बार बार एक ही वैल्यू लाएगा वो, लेकिन वो वैल्यू गलत होगा। तो वो कौन सा एरर होगा, कांस्टेंट एरर होगा, मतलब सेम अमाउंट ऑफ एरर अगेन एंड अगेन, माने बार बार एक ही एरर आ रहा है अगेन एंड अगेन, तो उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट एरर। कांस्टेंट एरर कब होता है, जब इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है। ठीक है, माने इंस्ट्रूमेंट में अगर कोई गलती होता है तब कांस्टेंट देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद आते हैं सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक का मतलब क्या होता है, जो पूरे सिस्टम के सेटिंग पे डिपेंड करता है। तो देखो पूरे सिस्टम में क्या क्या हो सकता है, पूरे सिस्टम में इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, तो इंस्ट्रूमेंट की गड़बड़ी हो सकती है। अच्छा, उसके बाद पूरे सिस्टम में अपनी गड़बड़ी हो सकती है, क्योंकि हम लोग खुद से उसको सेट करेंगे। ठीक है, तो पहला हो गया इंस्ट्रूमेंटल एरर, दूसरा हो गया पर्सनल एरर जो तुम्हारे वजह से हो सकता है, तीसरा हो गया एरर बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल काउज, माने तीसरा क्योंकि पूरे सिस्टम की बात करी जा रही है तो एक्सटर्नल काउज की वजह से हो सकता है, और चौथा हो गया बिकॉज ऑफ डिफेक्ट इन सिस्टम, माने सिस्टम में कोई डिफेक्ट आ गया, जंग लग गया, गर्म हो गया, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो पहला देखते हैं इंस्ट्रूमेंट एरर। इंस्ट्रूमेंट एरर माने रॉन्ग एडजस्टमेंट एंड डिफेक्टिव सेटिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट।
मैंने इंस्ट्रूमेंट को लगाना था, मैंने राइट वाली साइड को लगाना था, मैंने कोई भी चीज़ होता है, जैसे होता है ना इंस्ट्रूमेंट, आप लोगों के घर में भी जब आप छोटे हो गए तो आपके सामने आपके पापा मम्मी खिलौना ला के देते थे, रिमोट कंट्रोल कार हो गया या कुछ भी देते थे, तो आप लोग उसको अरेंज करते थे। या फिर आप लोगों ने पजल्स बनाया है, तो पजल्स बनाते समय आपको लगता था पूरा कि नहीं नहीं यही वाला होगा यहाँ पे, लेकिन वो होता था क्या, थोड़ा सा गलत हो जाता था कभी ना कभी। तो जैसे इंस्ट्रूमेंट आपके सामने आया, अब उसको आपने एडजस्ट ही नहीं किया सही से, तो वो तो गलती हो गया ना, इंस्ट्रूमेंटल एरर के अंदर आ गया। अच्छा, उसके बाद होता है एक पर्सनल एरर। पर्सनल एरर क्या होता है? केयरलेसनेस एंड फॉल्ट ऑफ ऑब्जर्वर। ये देखो, पर्सनल एरर कब होगा? जब हम लोग क्या करेंगे, किसी भी एरर को देख रहे हैं और वहां पे मान लो कोई आदमी एरर को देख रहा है, मान लो कोई आदमी है जो साइंटिस्ट है या फिर जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है और एरर को देख रहा है, और मान लो पूरा मस्त एकदम किसी से बात कर रहा है, उसका दिमाग कहीं और है और देख क्या रहा है, वो एरर देख रहा। तो रीडिंग देखने में उसको लिखना था 1.5, अब लिख दिया रीडिंग में 1.50, सॉरी रीडिंग में लिख दिया क्या बोल सकते हैं 15.5 या कुछ भी मान लो बोल दिया हो, दिमाग कहीं और था। तो उस तरह के एरर को हम लोग क्या बोलते हैं? पर्सनल एरर बोलते हैं, ठीक है। केयरलेसनेस ऑफ ऑब्जर्वर, माने जो उस चीज को देख रहा है। अच्छा, एरर बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल काउज, इसका मतलब क्या होगा? जो एक्सटर्नली कोई एरर आ जाए तो उसको बोलते हैं एरर बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल काउज। जैसे देखो, ड्यू टू चेंज इन इन्वायरमेंटल कंडीशन, माने इन्वायरमेंट अभी तक ठंडा था, अचानक से गर्म हो गया, या तेज हवा चलने लगा, माने कुछ भी हो सकता है। तो उस तरह के जो उस वक्त जो एरर आएगा उसको बोलते हैं एरर बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल काउज। अच्छा, उसके बाद चौथा चीज होता है एरर बिकॉज ऑफ डिफेक्ट इन सिस्टम। डिफेक्टिव सिस्टम मतलब वही इम्परफेक्ट एक्सपेरिमेंटल सेटअप, माने जो सेटअप आपने करा वो इनपरफेक्ट करा तो सिस्टम में डिफेक्ट आना ही आना है। तो इस तरह की चीज को हम लोग बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर, और रैंडम तो आपको मैंने बता ही दिया। अच्छा, ये पूरा क्लियर हो गया, यही होता है एरर का टाइप, यही होता है एरर, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है भाई, ठीक है। तो इस चीज को आपको डिटेल में अपने नोट्स में पढ़ना है, नोट्स आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स आराम से देखना और डिटेल में अच्छे से एकदम पढ़ लेना है, क्योंकि आपको मेन चीज होता है कि यार वो चीज समझ तो आए कि है क्या, उसके बाद तो अपन लोग खुद कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? क्योंकि नोट्स तो अपना है, इंग्लिश बेसिकली पढ़ने आता है, देख के खुद समझ में आ जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग देखते हैं एस्टिमेशन ऑफ एरर। व्हाट इज एस्टिमेशन ऑफ एरर? एस्टिमेशन ऑफ एरर क्या होता है? तो एस्टिमेशन ऑफ एरर मतलब कि जैसे मान लीजिए कहीं एरर आ रहा है, कहीं गलती हो रहा है, कहीं फॉल्ट हो रहा है, तो उसको कैसे करेक्ट करें, उसका करेक्ट करने का एक तरीका होता है। तो सबसे पहले क्या करना होगा आपको, जैसे आपको मान लो क्वेश्चन में पूछा कैलकुलेट परसेंटेज एरर, तो तुम्हें परसेंटेज एरर निकालना है, तो तुम डायरेक्ट परसेंटेज एरर नहीं निकाल सकते हो। तुमको सबसे पहले क्या करना होगा, पहला स्टेप तुमको क्या करना होगा, करेक्ट रीडिंग देखना होगा। सबसे पहला स्टेप, एरर जब भी तुमको फाइंड करना है, परसेंटेज, रिलेटिव, कुछ भी, तो तुमको सबसे पहला स्टेप कैलकुलेट करेक्ट रीडिंग देखना होगा। दूसरा कैलकुलेट एवरेज वैल्यू, ठीक है, एवरेज वैल्यू देखना होगा कि उसका एवरेज वैल्यू क्या है। तीसरा कैलकुलेट एब्सोल्यूट एरर, उसके बाद तीसरा क्या देखना होगा आपको, उसका एब्सोल्यूट एरर देखना होगा। चौथा देखना होगा आपको उसका मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, और पांचवा देखना होगा रिलेटिव एरर, और देन उसके बाद आप निकाल पाओगे उसका परसेंटेज एरर। तो ये टोटल 6 स्टेप में आप किसी भी चीज का एरर निकाल सकते हैं। इसीलिए गाइज एरर का क्वेश्चन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम में। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही लंबा क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले करेक्ट रीडिंग देखा, फिर एवरेज वैल्यू देखा, फिर एब्सोल्यूट एरर निकाला, फिर मेन एब्सोल्यूट एरर निकाला, फिर रिलेटिव निकाला, फिर तो परसेंटेज निकालोगे, और मैक्सिमम क्वेश्चन परसेंटेज पे ही रहता है, ठीक है। तो इसके बाद वाले स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से, माने इसके बाद वाले स्लाइड में आपके सामने मैं एक क्वेश्चन रखूंगा, उस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा, कैसे करेक्ट रीडिंग लेते हैं, कैसे एवरेज वैल्यू निकालते हैं, कैसे एब्सोल्यूट निकालते हैं, ठीक है, कैसे मीन एब्सोल्यूट निकालते हैं, कैसे रिलेटिव निकालते हैं, और कैसे परसेंटेज निकालते हैं। मैंने पूरा चीज करके आपके सामने रखूंगा। उसके बाद हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर देखेंगे, और उसके बाद यूनिट एंड मेजरमेंट खल्लास। तो जल्दी से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर मूव करते हैं अपने न्यूमेरिकल की तरफ। सो गाइस, अभी हम लोग देखते हैं एक एरर का क्वेश्चन, जिससे आपका मे बी, हमको जहां तक पता है, आपका पूरा एरर का सारा मतलब जो डाउट होता है ना कि एरर में कैसे निकाले परसेंटेज, कैसे निकाले रिलेटिव, कैसे निकाले एब्सोल्यूट, सारा चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे। तो सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन कि भाई क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन अपना कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ अ रॉड, एक डायमीटर है, मतलब रॉड है एक, उसका डायमीटर है, कुछ भी हो सकता है डायमीटर। तो बोल रहा है द डायमीटर ऑफ अ रॉड इज मेजर विथ माइक्रोमीटर, उसको मेजर कर रहे हैं किसके साथ, माइक्रोमीटर के साथ मेजर कर रहे हैं। स्क्रू गेज फॉर 3 टाइम्स, मतलब उसको जब मेजर करा तो 3 बार उसका रीडिंग आया। एक बार आया x1 इज इक्वल टू 1.22,
3 सेंटीमीटर, x2 इज इक्वल टू 1.224 सेंटीमीटर एंड x3 इज इक्वल टू 1.224 सेंटीमीटर। मैंने 3 बार मेजर करा, एक बार कुछ ये आया, दूसरी बार ये आया, तीसरी बार ये आया। अब पूछ रहा है कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन मेजरिंग डायमीटर ऑफ रड इफ जीरो एरर ऑफ अ माइक्रोमीटर इज 0.002 सेंटीमीटर। देखो जब भी आपको एरर का क्वेश्चन देगा ना तो वहां पे एक चीज देगा, एक तो देगा जीरो एरर और एक देगा कांस्टेंट एरर। तो ये इन चीजों को ध्यान में रखना है कि भाई जीरो एरर कितना दिया है और कांस्टेंट एरर कितना दिया है, ठीक है। अपना जो पूरा सॉल्विंग होगा, पूरा सॉल्विंग कितने पे होगा, पूरा सॉल्विंग आपका 6 स्टेप में होगा, ठीक है ना। आप सबको पता है, इससे पहले भी जस्ट मैंने भी बताया कि टोटल 6 स्टेप में हम लोग इसका एस्टिमेशन करते हैं। तो सबसे पहले अपने को क्या देखना है, सबसे पहले अपने को पकड़ना है कि भाई क्वेश्चन में जीरो एरर दे रहा है कि नहीं। तो क्वेश्चन में 2 चीज देगा, या तो जीरो एरर देगा या तो आपको कांस्टेंट एरर देगा, ठीक है, 2 चीज देगा। तो समझते हैं, अगर हम सबसे पहला काम करें तो यहाँ पे जो चीज है इसको मैंने ब्लैक और ब्लू का यूज करके लिखा है, तो इसका पीछे एक रीजन है, ठीक है। इसको इसलिए लिखा ताकि आप स्क्रीनशॉट लेके जब इस चीज को समझो तो आपको इजीली समझ में आए। देखो जहां पे भी मैंने ब्लैक का यूज किया मतलब समझ जाना कि मैंने ब्लैक को कॉन्सेप्ट समझाने के लिए यूज दिया है, मतलब फॉर्मूला जहां दिखाना है, कॉन्सेप्ट जहां दिखाना है, तो मैंने ब्लैक से समझाया। और जहां पे मैंने ब्लू यूज किया मतलब मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहा हूं, ठीक है, इसलिए मैंने ब्लू यूज किया है। समझ गए बात को। तो अगर हम लोग देखें तो हमें कितने स्टेप में काम करना है, 6 स्टेप में काम करना है। अगर हम पहले स्टेप की बात करें तो अपना है करेक्ट रीडिंग, दूसरा है मीन यानी कि एवरेज रीडिंग, और तीसरा है आपका एब्सोल्यूट एरर, चौथा है एवरेज एब्सोल्यूट एरर, पांचवा है रिलेटिव एरर और छठा है परसेंटेज एरर। ये 6 स्टेप लगाना है, काम अपना खत्म। देखो इस चीज को चाहते तो मैं आपके सामने बना सकता था, लेकिन इसलिए नहीं बना रहा हूं क्योंकि ये एरर का क्वेश्चन है। एरर का क्वेश्चन बहुत ही पॉइंट में डिफरेंसेस रहता है, तो कैलकुलेशन में वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसीलिए ये चीज मैंने नहीं करा, ठीक है। आपके पास तो कैलकुलेटर रहेगा तो आप ये चीज कर सकते हैं। घर पे जाके 2-3 क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ना तो काम खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं करेक्ट रीडिंग। अगर हम लोग को करेक्ट रीडिंग लेना है तो सबसे पहला बच्चा तो यहीं फंस जाता है, क्योंकि बाकी सारा स्टेप तो सिंपल है लेकिन करेक्ट रीडिंग में फंस जाते हैं। तो अगर हम करेक्ट रीडिंग की बात करें ना तो जो तुम्हें दिया गया है, देखो x1 x2 x3, सबसे पहले समझो रीडिंग क्या होता है। तो x1 x2 x3 ये हमारे क्या है, रीडिंग है। अब रीडिंग जो दिया है उसमें या तो प्लस माइनस कांस्टेंट एरर होता है या तो प्लस माइनस जीरो एरर होता है। तो यही मैंने बोला था कि क्वेश्चन में देखो कि तुम्हें दिया क्या है। अगर कांस्टेंट एरर दिया है तो प्लस माइनस करना है, और जीरो एरर मतलब जीरो एरर दिया है तो भी प्लस माइनस करना है। अब सर प्लस माइनस कैसे करेंगे, तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि आपको प्लस 0.002 सेंटीमीटर दिया, तो बच्चा सोचता है अगर प्लस दिया है तो जो रीडिंग दिया है उसमें प्लस कर देना है, और अगर माइनस दिया है तो जो रीडिंग दिया उसमें माइनस कर देना है। यहीं पर उसकी गलती हो जाती है। तो करना क्या है, देखो एक पॉइंट मैंने बना के लिख दिया ताकि आपको अच्छे समझ में आए। इफ जीरो एरर इज पॉजिटिव, अगर जीरो एरर तुम्हें पॉजिटिव दिया गया है तो करेक्शन के समय उसको आप नेगेटिव लेंगे, और अगर आपको जीरो एरर नेगेटिव दिया गया है तो करेक्शन के समय आप उसको पॉजिटिव लेंगे। समझ गए, मतलब यहां पॉजिटिव दिया है तो तुम्हें क्या लेना है, करेक्शन के समय नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव दिया है तो तुम्हें क्या लेना है, पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो XC1 इज व्हाट, XC1 जो है वो आपका जो भी आपका रीडिंग दिया गया वो करेक्शन रीडिंग मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। मतलब हम लोग यहाँ पे करेक्ट रीडिंग लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो XC1 माने पहला वाला जो चीज है उसका करेक्ट रीडिंग क्या होगा, तो पहला वाला जो चीज है उसमें करना क्या है, फॉर्मूला क्या होता है, रीडिंग प्लस माइनस जीरो एरर। तो अब अपने पास यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो हम लोग क्या लेंगे, माइनस लेंगे, क्योंकि साफ साफ बोल दिया गया कि अगर जीरो एरर तुम्हें पॉजिटिव दिया है तो करेक्शन में तुम नेगेटिव लोगे। तो अगर अपने पास प्लस दिया है तो हम लोग को लेना क्या है, माइनस लेना है। तो देख लो XC1 मतलब करेक्ट रीडिंग ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो रीडिंग दिया था उसमें से Z माइनस कर देंगे। Z इज व्हाट, जीरो एरर, ठीक है। अब माइनस क्यों आया, तो क्योंकि सर पॉजिटिव में दिया था, अगर यही यहां पे नेगेटिव में देता तो यहां पे ये चीज प्लस हो जाता, ठीक है। माइनस करा, ये वैल्यू निकल के आया। उस तरह से XC2 जो C2 दिया हुआ था, देखो XC2 1.224 है ना, और इसमें देखो माइनस में 0.002, माने वही चीज लिख रहे हैं जीरो एरर वाला। तो इसी तरह से हम लोगों ने सेकंड करेक्ट रीडिंग निकाला, फिर उस तरह से हम लोगों ने थर्ड करेक्ट रीडिंग निकाला। मैक्सिमम थर्ड पे ही बनता है क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा टफ करना होगा तो 4 या 5 पे, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन जो होता है ना 3 रीडिंग पे ही बनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो 3 रीडिंग पे हम लोगों ने निकाला, तो हमारा जो करेक्ट रीडिंग आया क्या आया, ये। तो सबसे पहला स्टेप हम लोग को क्या करना है, करेक्ट रीडिंग निकालना है। समझ गए, सबसे पहला स्टेप करेक्ट रीडिंग कैसे निकालना वो भी चीज समझ में आ गया आप लोगों को। अच्छा, उसके बाद हम लोग को करना है एवरेज रीडिंग। तो एवरेज रीडिंग को हम लोग दिखाते हैं XM से। किससे दिखाते हैं, XM से।
एम मतलब मीन, तो हम लोग एक्सएम से दिखाते हैं, उसमें करते कुछ नहीं है, उसमें जो करेक्ट रीडिंग मिला है ना उस करेक्ट रीडिंग का हम लोग एवरेज निकाल देते हैं। तो अगर सपोज दैट 3 करेक्ट रीडिंग है तो तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड कर दो। अगर 4 करेक्ट रीडिंग है तो 4 को जोड़ के 4 से डिवाइड कर दो, मतलब चारों को जोड़ के 4 से। 5 करेक्ट रीडिंग है तो 5 को जोड़ के 5 से डिवाइड, मतलब पांचों को जोड़ के। क्लियर। तो अगर हम देखें तो हमारे पास XC1 था, तो हमारा जो देखो मैंने ब्लैक से लिखा ताकि फॉर्मूला आपको समझ में आए। जब भी आपको एवरेज रीडिंग निकालना है तो XM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, करेक्ट रीडिंग ऑफ 1 प्लस करेक्ट रीडिंग ऑफ 2 प्लस करेक्ट रीडिंग ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 3। एवरेज निकाल रहे हैं, अगर 4 रहता तो करेक्ट रीडिंग ऑफ 4 डिवाइडेड बाई 4। बात समझ गए। तो यहाँ पे कुछ नहीं करा, XC1 जो निकाल के लाए थे, XC2 जो निकाल के लाए थे, वहाँ पे एज इट इज रख दिया और उसको 3 से डिवाइड किया, तो जो XM आया ये चीज़ आया। अब बताओ इसको अगर मैं आपके सामने बोर्ड पे बनाता तो टाइम जाता कि नहीं जाता, तो ये चीज़ XM यहाँ पे आपका निकल के आ गया। तो पहला स्टेप आपको करेक्ट रीडिंग मिलेगा, तभी तुम दूसरे स्टेप के आगे बढ़ सकते हो। विदाउट करेक्ट रीडिंग तुम कुछ नहीं कर सकते। तो पहले तुम्हें करेक्ट रीडिंग निकालना है, दूसरा तुम्हें एवरेज निकालना है। एवरेज कैसे, करेक्ट रीडिंग को जोड़ के 3 से डिवाइड कर देना। क्लियर, ये 2 स्टेप क्लियर होंगे। ठीक है, तीसरा हम लोग बात करते हैं एब्सोल्यूट एरर। अब एब्सोल्यूट एरर को हम लोग डेल्टा से दिखाते हैं। ये जो साइन है ना, ये डेल्टा का साइन है बेसिकली, तो डेल्टा x1। ठीक है, अब ये जो डेल्टा x1 है मतलब हम लोग एब्सोल्यूट एरर निकाल रहे हैं पहले का, डेल्टा x2 माने एब्सोल्यूट एरर सेकंड रीडिंग का, डेल्टा x3 माने एब्सोल्यूट एरर थर्ड का। अब देखो जो भी डेल्टा है मतलब एब्सोल्यूट है, इसका जो फॉर्मूला होता है, देखो ब्लैक से मैंने इसलिए लिखा ताकि फॉर्मूला, तो यहाँ पे मॉड का साइन है। मॉड का साइन है मतलब कि अगर ये वैल्यू बड़ा भी हो जाता है, सॉरी ये वैल्यू छोटा भी रहता है, ये वैल्यू बड़ा रहता है, माइनस में आना चाहिए, लेकिन माइनस में नहीं देंगे आंसर। क्या देंगे, मॉड लगा हुआ है, डेट मीन्स की आंसर हमारा प्लस में ही आएगा। ठीक है, तो देखते हैं XC1 जो हम लोगों ने निकाला था, करेक्ट रीडिंग ऑफ 1, देखो यहाँ पे करेक्ट रीडिंग ऑफ 1 कहीं, हाँ यहाँ पे करेक्ट रीडिंग ऑफ 1.221 निकाला था, उसको XM से माइनस कर दो। मतलब फर्स्ट वाला चीज को, जो फर्स्ट में आपने निकाला, फर्स्ट वाले चीज को XM से माइनस करते चलो। इसको करेक्ट रीडिंग ऑफ 1 को माइनस कर दो XM से, करेक्ट रीडिंग ऑफ 2 को माइनस कर दो XM से, करेक्ट रीडिंग ऑफ 3 को माइनस कर दो XM से। वही चीज यहाँ पे कर रहे हैं। देखो डेल्टा x1 निकालना, करेक्ट रीडिंग ऑफ 1 माइनस XM, डेल्टा x2 निकालना, करेक्ट रीडिंग ऑफ 2 माइनस XM, डेल्टा x3 निकालना मतलब करेक्ट रीडिंग ऑफ 3 माइनस XM। ओके, यहाँ पे वही चीज देखो, करेक्ट रीडिंग 1 का, करेक्ट रीडिंग 2 का, करेक्ट रीडिंग 3 का, लेकिन XM जो है, एवरेज जो है, वो सबके लिए सेम होगा एज इट इज। निकल के आया ऐसा कुछ वैल्यू। ठीक, इतना तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर से एक बार बता रहे, अगर ये वैल्यू छोटा होता है, ये वैल्यू बड़ा होता है, तो साइन आना चाहिए माइनस का, लेकिन मॉड लगा हुआ है इसलिए साइन यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, एक चीज पहले ही बता दे रहा हूं मैं। अच्छा, उसके बाद अपन लोग क्या बात करते हैं, उसके बाद अपन लोग बात करते हैं एवरेज एब्सोल्यूट एरर पे। भाई साहब, जो एब्सोल्यूट एरर आपका निकालना है ना, उसका एवरेज कर दो। नाम से ही समझ में आ रहा है, एवरेज एब्सोल्यूट एरर। तो जो एब्सोल्यूट एरर तुमने निकाला, ये इसका एवरेज कर दे। एवरेज का मतलब क्या, अगर 3 है तो तीनों को जोड़कर 3 से डिवाइड, 4 है तो चारों को जोड़कर 4 से डिवाइड। तो एब्सोल्यूट एवरेज एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला क्या होता है, देखो डेल्टा एक्स एवरेज क्या होता है, डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3, माने एब्सोल्यूट एरर ऑफ 1, एब्सोल्यूट एरर ऑफ 2, एब्सोल्यूट एरर ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 3। अगर 4 रहते तो एब्सोल्यूट एरर ऑफ 4/4। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो वैल्यूज आए हैं 0.007 प्लस 0.003 प्लस 0.003 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि 3 वैल्यू था, 3 से डिवाइड कर दिया, x मतलब डेल्टा एक्स एवरेज आ गया। क्लियर, ये 4 स्टेप तक क्लियर है। फिर उसके बाद आपको निकालना है रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर क्या होता है, रेशियो होता है x मतलब डेल्टा एक्स एवरेज टू द मीन। मतलब जो आपने यहाँ पे एवरेज निकाला, देखो एक एवरेज तुमने एब्सोल्यूट का निकाला और एक एवरेज तुमने किसका निकाला है, एक एवरेज तुमने करेक्ट का निकाला है। तो जो हमारा रिलेटिव होता है ना, रिलेटिव का मतलब ही क्या होता है, एक दूसरे से रिलेट करना। तो हम लोग का रिलेटिव क्या होता है कि करेक्ट वाला जो एवरेज था उसका रेशियो हम लोग देखते हैं किसके, एब्सोल्यूट वाले एवरेज से। ठीक है, ध्यान से समझना, करेक्ट का जो एवरेज निकाला, करेक्ट रीडिंग का जो एवरेज निकाला, उसको रेशियो में देखते हैं किसके, एवरेज एब्सोल्यूट एरर के। ठीक है, बस यही चीज तो करना है। देखो हम लोग यहां पे देखते हैं रिलेटिव एरर, रेशियो ऑफ एक्स एवरेज टू द मीन। देखो मतलब यहां पे अगर फॉर्मूला देखें तो क्या है, रिलेटिव एरर का फॉर्मूला डेल्टा एक्स एवरेज मतलब एवरेज एब्सोल्यूट एरर का रेशियो देख रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, करेक्ट रीडिंग का एवरेज के रिस्पेक्ट में। देखो ये करेक्ट रीडिंग का एवरेज लिखा हुआ है, डिवाइड करा, डिवाइड करके एक पॉइंट चीज, जो भी चीज निकल के आया वो आपका क्या हो गया, रिलेटिव एरर। अब जितना भी रिलेटिव एरर आया है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, वो आपका परसेंटेज एरर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा चीज है। सबसे पहला स्टेप क्या करना है, करेक्ट रीडिंग निकालना है। दूसरा स्टेप क्या करना है, मीन निकालना है। तीसरा स्टेप क्या करना है, एब्सोल्यूट निकालना है। चौथा स्टेप क्या करना है, एवरेज एब्सोल्यूट करना है।
5वां स्टेप में एवरेज एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन, ठीक है, जो करेक्ट रीडिंग का मीन निकाला था वो डिवाइड करने के बाद जो चीज आएगा वो रिलेटिव, अब रिलेटिव जो आया उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो परसेंटेज। सो सिंपल, बहुत ही सिंपल है भाई आपका जो एरर का क्वेश्चंस होता है, ठीक है। तो होप गाइस कि आपको ये चीज समझ में आया होगा, और समझ में अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से रिकॉल करके देखो, और उससे पहले ले लो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट। सो गाइज अब हम लोग कवर करते हैं अपना लास्ट टॉपिक, जो कि है सिग्निफिकेंट फिगर, जिसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है यार कि सिग्निफिकेंट फिगर का रूल जो होता है ना सर समझ में नहीं आता है, इसको कुछ तो ऐसा करो कि याद रहे यार। तो देखो सिग्निफिकेंट फिगर थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन बहुत इजी है। तो सिग्निफिकेंट फिगर का रूल होता है, अब ये है क्या चिड़िया, बहुत सारे बच्चे सोच रहे ये क्या है, क्या सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब होता है, जैसे आप लोगों ने बचपन में राउंडिंग ऑफ पढ़ा होगा, है ना, किसी भी नंबर को आप लोग राउंड ऑफ कर लेते हैं। जैसे मान लो कि अगर लिखा है तुम्हारे सामने 99.9, तो उसको आप लोग लगभग क्या मानते हो, 100 मानते हो, है ना। कहीं लिखा हुआ 89.80, तो उसको लगभग क्या मानते हो, 90 मानते हो। तो उसी तरह से यहाँ पे भी कुछ सिग्निफिकेंट्स हम लोग मानते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत बड़ा बड़ा वैल्यू आता है, जैसे आप लोगों ने न्यूमेरिकल में देखा होगा 1.2 इंटू 10⁻³ या 4 ऐसे करके लिख देते हैं, तो एक्चुअली में वो 1.2 ही नहीं है, 1.2496 कुछ भी हो सकता है, बस उसको हम लोगों ने 1.2 इंटू 10⁻³ कर दिए, ठीक है। माने एक हम लोग क्या करते हैं सिग्निफिकेंट मान लेते हैं, तो इसलिए अपने को सिग्निफिकेंट पढ़ाया जाता है। तो देखो इसका रूल क्या है, रूल ये है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सब के सब सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 8 9, यहाँ पे 6 7 8 9 जो 9 तक है, 9 तक ये सारे के सारे क्या है, सिग्निफिकेंट है। जैसे मान लो कोई लिख दिया ऐसे 4 7 9 6, बताइए कितना सिग्निफिकेंट, 4 सिग्निफिकेंट, 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट है, क्योंकि इसमें सोचना ही नहीं है कौन से डिजिट्स हैं, नॉन जीरो डिजिट्स हैं, और नॉन जीरो डिजिट्स हमेशा क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट्स होते हैं। मान लो कोई तुम्हें ऐसे बोल दिया 4 6 9 2 8 5, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 है, तो इसमें कितने हो जाएंगे, 6 सिग्निफिकेंट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें किलोमीटर लग गया, सेंटीमीटर लग गया, तो वो बात का बात है कि इस पर कोई बंदा फिर चेंज करके लिख दे 4.6 इंटू 10⁻, कुछ भी, तो वो बात का बात है। लेकिन इतना दिमाग में समझ के चलना है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट्स होते हैं। तो सर जीरो वाला का क्या काम है, तो देखो जीरो इज सिग्निफिकेंट, अगर जीरो सिग्निफिकेंट होगा, लेकिन कब, जब वो किसके बीच में आ जाए, बिटवीन टू नॉन जीरो नंबर्स, माने दो नॉन जीरो नंबर्स जो होंगे उनके बीच में अगर आ जाता है तब वो सिग्निफिकेंट हो। जैसे मान लो देखो 1 ये नॉन जीरो नंबर है, 6 ये भी एक नॉन जीरो नंबर है, उसके बीच में जीरो आ गया, तो इसका सिग्निफिकेंट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा इसका सिग्निफिकेंट। क्यों, क्योंकि बीच में है, तो जब बीच में रहे तो कोई सोचा सोची नहीं, डायरेक्ट उसको सिग्निफिकेंट में काउंट कर लो। अच्छा, अगर जीरो इज ऑन लेफ्ट साइड, अगर जीरो कहां हो, लेफ्ट साइड में रहे, और नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, तब उसमें नॉन जीरो डिजिट्स मतलब जो होंगे वहां पे, जब नॉन जीरो डिजिट्स के आगे जब रहेगा, माने लेफ्ट साइड में रहेगा, तो वहां पे जो चीज होगा वो नॉट सिग्निफिकेंट होगा, ठीक है। इसको एग्जांपल से देखो, रूल जो है ना लिख दिया है मैंने बस, लेकिन दिमाग में सेट करना है। पहला दिमाग में क्या सेट करना है यार, पहला दिमाग में सेट करना है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स रहेंगे, माने 1 2 3 4 जो भी है, जितना भी रहेगा वो सारे के सारे क्या है, सिग्निफिकेंट है। अगर जीरो बीच में टपक गया तो भी सिग्निफिकेंट है। अच्छा, जीरो अगर डेसिमल्स के आगे, माने जीरो अगर कोई नंबर के, नॉन जीरो डिजिट्स नंबर के अगर आगे लगा हुआ है, इस साइड आगे माने लेफ्ट साइड में, तो वहां पे वो सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होगा। इसीलिए देखो यहाँ पे ओनली 3 सिग्निफिकेंट्स, यहाँ केवल 3 सिग्निफिकेंट्स हैं, ठीक है। जब भी सिग्निफिकेंट में इशू हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, उसके बाद देख लेना, कभी इशू नहीं होगा, हमेशा सिग्निफिकेंट का क्वेश्चन लग जाएगा। अच्छा, जीरो इज सिग्निफिकेंट ऑन राइट साइड, देखो यहाँ पे एक चीज है, बोल रहा है कि देखो पहले हम लोग जीरो को समझ रहे हैं, क्योंकि नॉन जीरो डिजिट तो भैया सिग्निफिकेंट है ही, अब जीरो का समझना है, तो जीरो अगर बीच में रहता तो सिग्निफिकेंट में काउंट होगा, जीरो अगर लेफ्ट साइड में रहता तो काउंट नहीं होगा। अब अगर राइट साइड में होगा तो क्या होगा, तो देखो जीरो इज सिग्निफिकेंट ऑन राइट साइड, वो सिग्निफिकेंट होता है ऑन राइट साइड, लेकिन कब, ऑफ नॉन जीरो डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट, जब डेसिमल पॉइंट रहता है तब वो राइट साइड में काउंट होगा, किसमें, सिग्निफिकेंट में। तो तुम लोग सोच रहे हो सर अगर डेसिमल ना रहे, अगर कोई नॉर्मल नंबर रहे तो क्या राइट साइड में काउंट करेंगे, तो वो भी चीज देख लेते हैं। तो देखिए डेसिमल रहने का मतलब देखो, अगर जीरो के बाद पॉइंट है,
ठीक है, माने यहाँ पे कुछ भी नहीं, पॉइंट है और पॉइंट के बाद कुछ नंबर है, उसके बाद जीरो है, तो ये क्या है, राइट साइड में तो है, लेकिन डेसिमल आने के बाद अगर ये डेसिमल नहीं रहता तो क्या ये सिग्निफिकेंट में काउंट होता, वो भी चीज देखेंगे। लेकिन पहले इतना देखते हैं कि अगर ऐसा डेसिमल वाला कुछ है तो क्या ये सिग्निफिकेंट में काउंट होगा, बिल्कुल काउंट होगा। कितना होगा इसका, 4 सिग्निफिकेंट होगा। उस तरह से अगर मान लीजिए और एग्जांपल 10 लिखा हुआ है, 10 के बाद 2 डिजिट जीरो लिखा हुआ है पॉइंट में, तो भी ये इसका कितना सिग्निफिकेंट है भैया, 4, क्योंकि राइट साइड में अगर डेसिमल में आ जाए, राइट साइड में आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट में काउंट होते हैं। ओके, अच्छा, पांचवा चीज, इफ जीरो ऑन राइट साइड ऑफ नन जीरो नंबर, जो भी मैंने बोल रहा था ये डेसिमल वाला के लिए था। अब अगर जीरो राइट साइड में होगा नन जीरो नंबर के, माने कोई भी नन जीरो नंबर है उसका राइट साइड में, तो वो मे और मे नॉट सिग्निफिकेंट, माने सिग्निफिकेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब इसको समझो कैसे सर, यहीं पे बच्चा फंसता है, यही चीज में फंसता है, क्योंकि इधर तो क्लियर, इधर भी क्लियर, इधर भी क्लियर, इधर भी क्लियर, यहाँ पे टू द पॉइंट रहते हैं सिंपल, लेकिन फंसता कहाँ पे, यहाँ पे। तो भैया यहाँ पे कैसे फंसते हैं, देखो अगर मान लो 1200 किलोमीटर कहीं लिखा हुआ है, तो आपके दिमाग में क्या जाएगा, 1200 किलोमीटर माने 12 के बाद 2 जो नंबर हैं ये राइट साइड में पड़ रहे हैं, तो इसका सिग्निफिकेंट बेसिकली होना चाहिए 4। लेकिन इसी चीज को अगर कोई बंदा ऐसे लिख दिया 1199.5, तो भी इसका सिग्निफिकेंट कितना होगा, 4, क्योंकि इसका अगर देखे वैल्यू देखे, राउंडिंग ऑफ करे तो वैल्यू क्या होता है, यही होता है। अच्छा, कोई बंदा इस 12 को ऐसे लिख दिया 12 इंटू 10 टू द पावर 2, 12 इंटू 10 टू द पावर 2, तो अब यहां कितना सिग्निफिकेंट, तो देखो 12 1 और 2, इसके लिए 2 सिग्निफिकेंट और इसके लिए 1 सिग्निफिकेंट, क्योंकि वो तो पावर में चला गया ना। तो अब यहां पे कितने सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, 3 सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। अब कोई बंदा ऐसे लिख दिया 1.2 इंटू 10 टू द पावर 3, यही चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, तो भी यहां पे कितने सिग्निफिकेंट, 3 सिग्निफिकेंट। तो इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझना आप लोग, कि जब अगर ऐसा कुछ है तो आप उसको पॉइंट में करके देख सकते हो, ठीक है। कंडीशन दे देगा कि पॉइंट में रखेंगे, ये रखेंगे, या फिर ऐसा कभी होगा ही नहीं, आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा पॉइंट में रख के और पूछा जाएगा कि भैया बताइए इसका कितना सिग्निफिकेंट है, वो सिग्निफिकेंट वैल्यू क्या है। कंपिटेटिव एग्जाम में या 1 नंबर के क्वेश्चन में आएगा, तो आराम से कर लेना। तो फंसते कहां हैं हम लोग, फंसते हैं जब राइट साइड में देता है, ठीक है। तो फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं, नन जीरो डिजिट्स के लिए सिग्निफिकेंट काउंट होगा, बीच में जीरो आ जाए तो भी काउंट होगा, लेफ्ट साइड में अगर जीरो आ जाए तो लेफ्ट साइड में काउंट नहीं होता है, राइट साइड में आए डेसिमल के बाद आए तो काउंट होगा, और अगर राइट साइड में आता है कोई भी नन जीरो नंबर का तो काउंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। काउंट कब होगा, जब उसका कोई मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा, माने मीनिंगफुल वैल्यू कुछ होगा तो काउंट होगा, अगर मीनिंगफुल वैल्यू नहीं है तो काउंट नहीं होगा। सो गाइज, यही था आपका यूनिट एंड मेजरमेंट का पूरा कंप्लीट। तो इससे पहले आप लोगों को मैंने पार्ट 1 दे रखा है, पार्ट 1 के बाद बहुत सारे डायमेंशन का फॉर्मूला भी दे रखा है, उसके बाद ये पार्ट 2। इतना कोई बच्चा अगर यूनिट एंड मेजरमेंट में कर लेता है तो मैं डेफिनेटली बोलता हूं कि यार उसका डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर में अगर यूनिट एंड मेजरमेंट से क्वेश्चन आता है तो मिस नहीं करेगा, ठीक है। और आप लोग के लिए एक और सरप्राइज वीडियो रहेगा कि भाई यूनिट एंड मेजरमेंट का आपका मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी एक वीडियो बना दूंगा, ज्यादा देर का नहीं, 10-15 मिनट का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बना दूंगा कि भैया इससे क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे और सबको वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना है। और अगर आपको लगता है कि मेरे को सर को बताना चाहिए कि मैं पढ़ रहा हूं, तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम या हमारे व्हाट्सएप या कहीं पे भी वो पीडीएफ भेज के मेरे को बता सकते हो कि हाँ सर आपने जो टास्क दिया, आपने जो क्वेश्चन दिया वो मैंने किया। इससे क्या होता है कि थोड़ा मन में अच्छा लगता है कि चलो यार बहुत सारे बच्चे आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, मतलब दूर दूर के बच्चे कनेक्ट हो रहे हैं और पढ़ रहे हैं, तो बहुत अच्छा फील होता है, ठीक है। और वहाँ पे आप लोगों का डाउट भी क्लियर करने में अच्छा लगता है। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, लेकिन उससे पहले ले लो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस।